Hello 9th class students, welcome to our mathematics class. Students, today we are going to start our discussion from the second question of exercise 5.1. In our previous video we have discussed the axioms and postulates of Euclid and also discussed the first question of exercise 5.1. Now continue with our second question. In the second question we are given, give a definition for each of the following terms. Are other terms that need to be defined first. What are they and how might you define them? The first is parallel lines. Students, आपको डेफिनेशन देनी है और आपको चेक करना है कि जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं क्या उसमें कोई ऐसी टर्म है जिसकी डेफिनेशन रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आप छोटी क्लासेस में भी इन सब सारी जितनी भी आपको टर्म्स पूछे गए हैं इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको सभी टर्म्स के बारे में है. तो आपसे पूछा गया पैरेलल लाइंस. तो स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस अगर हम देखें तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी टू लाइंस जिनको अगर हम कितना भी एक्सटेंड करें लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, या फिर हम कहें जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते. दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. पैरेलली ये कब चलेंगी? जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो हम दो तरीके से पैरेलल लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस रिमेन्स सेम एंड द टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तब हम उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस. तो इस तरीके से डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी, if the perpendicular distance between two lines is always constant. स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालना कन्वीनियंट होता है बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, और बाकी अदर पॉइंट से अगर हम निकालते हैं तो वो जो है सभी के लिए सेम नहीं होगा. पैरेलली ये चीज़ हमारी नहीं चलेगी. तो जनरली जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट टू लाइन्स, तो वो जनरली हम क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चलते हैं. ओके, नाउ अदर तरीके से हम क्या कह सकते हैं? द टू लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. अब ये इन दोनों डेफिनेशंस में स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए कि यहाँ से अगर हम कह रहे हैं पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बीच के डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. और जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में, लाइंस के ऊपर हमारे दो पॉइंट्स लाई करेंगे और इन पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे. तो हमें एक तो पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक लाइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ये जो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो हमें कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं? पॉइंट, लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. और ऑल्सो अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की तरीके से अगर हम पैरेलल लाइंस को कंसीडर कर रहे हैं तो इस तरीके से हम ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है इसके बारे में भी हम नॉलेज होनी चाहिए. अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कि इफ़ टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्ट कैसे करती हैं. ओके, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. इन चीज़ के बारे में हमें फर्स्ट नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम ये डेफिनेशन जो है वो दे सकते हैं. और पैरेलल लाइंस को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं? इस तरीके से दो लाइंस होंगी, ये इनके बीच का टू पॉइंट्स के बीच का डिफरेंट पोजीशन पे हम पॉइंट्स ले रहे हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये अगर हम देखें तो ये हमारा इक्वल है. नाउ सेकंड इज परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है स्टूडेंट्स? जिनके बीच का जो एंगल जो आपस में इंटरसेक्ट जब करती हैं तो जो उनके बीच का इंटीरियर एंगल है, इंटरसेक्टिंग एंगल जो है वो हमेशा क्या आता है? राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री एंगल्स पे वो ऑलवेज कट करती हैं. तो इस तरीके से हम फिगर ड्रॉ करते हैं. टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहाँ पे भी हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट के बारे में, और दूसरा लाइंस के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो बिफोर डिफाइनिंग हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि इस तरीके से एंगल कैसे बनता है. टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका जो एक दूसरे के ऊपर इंक्लिनेशन होता है दैट विल बी द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन विल बी इट्स एंगल. ओके, तो एंगल के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए और लाइंस के बारे में, तभी हम परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम दो पॉइंट्स के बीच
को मिला रहे हैं, ठीक है। इफ़ वी आर ड्राइंग लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, तो हमारी दोनों एक्सट्रीमिटी फिक्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एम लाइन ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे हमारे एंड पॉइंट फिक्स नहीं थे, तो लाइन सेगमेंट हम क्या उठाएं, जैसे हम यहाँ ये पॉइंट हमारा फिक्स है, अगर यहाँ पे भी हमारा एक और पॉइंट हमें मिल जाए तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो पार्ट होगा किसी भी लाइन का, वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट। दैट मीन्स लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो हमें जब भी लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना है तो क्या क्या चाहिए कि हमें पॉइंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, और पॉइंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पॉइंट और लाइन दोनों के बारे में नॉलेज होगी तब हम लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल स्टूडेंट्स, सर्कल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट इज अ सर्कल, तभी हम रेडियस ऑफ अ सर्कल के बारे में बात कर सकते हैं। तो सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ वी आर ड्राइंग अ कर्व्ड सरफेस सच दैट इट्स द डिस्टेंस ऑफ ऑल इट्स पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज इक्वल, ठीक है। इस तरीके से हम कोई कर्व्ड सरफेस ड्रॉ करें तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक फिक्स पॉइंट लिया और हमने एक डिस्टेंस लिया, ठीक है। तो जो फिक्स पॉइंट है वो आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो आपका क्या होता है, रेडियस, ओके। तो इस तरीके से अगर हमें सर्कल के बारे में नॉलेज है तो ही हम रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ अपने थंब को एज ए पॉइंट मान के फिक्स कर लें और फिंगर्स को जो है एट ए डिस्टेंस हम फिक्स कर लें, तो ये आपका जो दोनों थंब और फिंगर के बीच का डिस्टेंस है ये आपका क्या हो गया, रेडियस। और इस तरीके से हम कोई भी सर्कुलर पाथ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। और जो फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी हमें रेडियस ऑफ अ सर्कल को डिफाइन करना है तो क्या चाहिएगा, हमें सर्कल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके सर्कल के बारे में, दैट मीन्स इसकी बेसिक टर्म्स जो भी इसका सेंटर है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कमफेरेंस के बारे में और पॉइंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लास्ट डेफिनेशन इज स्क्वायर। स्क्वायर अब छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले हमने पॉलीगन से स्टार्ट किया था। जब हम कोई भी क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, तो वो क्या बनाता है, पॉलीगन। उसके बाद पॉलीगन से जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पे किया क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किया। तो क्वाड्रिलेटरल क्या था स्टूडेंट, इट इज़ अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड। तो स्क्वायर के फिर जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब हमने डिस्कस किया तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़े, वहाँ पे हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा। तो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, ये जो फर्स्ट चीज़ हमें क्लियर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसकी डेफिनेशन चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल की। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आपकी कंडीशन होती है क्वाड्रिलेटरल के स्क्वायर होने के लिए कि आपकी चारों साइड और चारों एंगल इक्वल होने चाहिए, चारों साइड इक्वल लेंथ की होनी चाहिए और चारों एंगल 90 डिग्री की होनी चाहिए, तब हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका फिगर आएगा, चारों साइड आपकी इक्वल होंगी और चारों एंगल आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इफ ए स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेट हैविंग ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ सेम मेजर दैट इज 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने देखा स्क्वायर की डेफिनेशन देने के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट हुई। एक तो द टर्म क्वाड्रिलेटरल हमें पता होना चाहिए क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, और साइड के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हम इक्वल लेंथ ऑफ द साइड के बारे में बात कर रहे हैं। कंडीशन देने के लिए हमने कंडीशन किस किस के ऊपर बेस हुई, साइड्स के ऊपर और एंगल्स के ऊपर। तो क्वाड्रिलेटरल टर्म के बारे में पता होना चाहिए, साइड्स के बारे में पता होना चाहिए और एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर आपको और भी ज्योमेट्रिक से रिलेटेड टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं जब आपको उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज है। और कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन of the exercise, we are given consider the two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is between A and B. यहाँ पे हमें क्या कहा, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट हैं, ये सेपरेट पॉइंट है, इनके बीच में देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट विच इज बिटवीन ए एंड बी।
दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में एक थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है। और सेकेंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स एट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब ऐसे 3 पॉइंट आपके कम से कम एग्जिस्ट करेंगे जो आपकी सेम लाइन पे नहीं आएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम लाइंस को पॉइंट्स को नॉन कॉलिनियर प्रूव करना चाहते हैं तो वो कब पॉसिबल है, 2 पॉइंट्स हमारे सेम लाइन के ऊपर 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम थर्ड पॉइंट कहीं और ले लेते हैं तो वो कोलिनियर नहीं होंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम थर्ड पॉइंट इस तरीके से लेते हैं कि वो कोलिनियर नहीं है तो वो हमारे सेम लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हमें ये चीज़ चेक करने के लिए 3 पॉइंट्स कम से कम चाहिएंगे जो हमारी विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब ये जो बातें हैं स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, we have to does these postulate contain any undefined term। हमें चेक करना है क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए डिस्टिंक्ट पॉइंट के बारे में कह रहे हैं, उनके बीच के लाइन के बारे में कह रहे हैं, तो काफ़ी हमारे पास अनडिफाइंड टर्म्स हैं इन पोस्टुलेट में। आगे हमसे पूछा गया आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट हैं। देखिए कंसिस्टेंट के बारे में तो बात तब उठती ना जब एक ही सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है। इसमें हम कह रहे हैं 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसके बीच में एक सी पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। और इसमें हम कह रहे हैं कि कम से कम 3 पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो हमारे सेम लाइन में नहीं है। तो ये बिल्कुल ही अलग सिचुएशंस हैं, तो इसके तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट ही हैं। अगर हम सेम सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं तब ये इनकंसिस्टेंट होती, ठीक है। अब आगे पूछा गया है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में तो हमने स्टूडेंट से क्या कहा था कि डिफरेंट 2 पॉइंट्स से हम यूनिक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा ये जो सेकंड पोस्टुलेट है ये निकलता है। तो ये आपका एक एक्सियम है स्टूडेंट, पोस्टुलेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो क्या कह सकते हैं, दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये हमारा एक्सियम से फॉलो होते हैं। जैसे कौन से एक्सियम से, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, देयर इज अ यूनिक लाइन पासिस थ्रू देम। तो अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उनमें से केवल एक ही लाइन जो है वो पास कर सकती है। ओके, now students your homework is to solve these second and third sum of this exercise 5.1 in your fair notebook. Also we have discussed the axioms and postulate in our previous video. You have to revise them again. Thank you, have a nice day.